Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, today we are going to move towards the next topic, that is Conquest of Punjab, part 5th. Now till now अभी तक हम लोगों ने सिख लैंड को इलेबोरेटली कवर अप करके रखा हुआ है. We have started this particular journey of the conquest of Sikh directly from the great gurus. ग्रेट गुरुज के टाइम पे सिख रिलीजन कैसे डेवलप हुआ, उन्होंने स्पिरिचुअल अथॉरिटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी अपने पास कैसे ली, एंड आफ्टर द वैलियंट स्ट्रगल अगेंस्ट द इस्लामिक रिलीजन. बट रैदर देन वैलियंट स्ट्रगल we can say it was an unnecessary interference into the court politics of the Mughal, जिसके वजह से wrath of Mughal as well as Islamic religion, सिख रिलीजन के ऊपर पड़ता हुआ हमको दिखाई दिया है. Thereafter from the period of 1707 से period of 1792 तक, जब तक महाराजा रणजीत सिंह नहीं आए तब तक हमने देखा था कि पंजाब, that is land of Khalsa, was divided into different misl, different families were controlling the Khalsa army now. And last lecture में फिर हम लोगों ने कवर अप करके रखा हुआ था क्या, देन ऑब्वियसली महाराजा रणजीत सिंह एंड महाराजा रणजीत सिंह के अंडर जो डेवलपमेंट हुए वो सारे डेवलपमेंट हमने देखे कि कैसे महाराजा रणजीत सिंह इनिशियल पीरियड पे ज़मान शाह से रिलेशन अच्छा डेवलप करके लाहौर अमृतसर वाला एरिया कैप्चर कर लिए. एंड देयर आफ्टर महाराजा रणजीत सिंह ने हम देख सकते थे कि बेसिकली कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने ही यील्डेड मतलब झुकते ही गए. एंड फाइनली महाराजा रणजीत सिंह के अंडर का एडमिनिस्ट्रेशन भी हमने देख लिया, जिसमें सेंटर से लेके विलेज लेवल तक एडमिनिस्ट्रेशन एग्जैक्टली कैसे चल रहा था. बट इन एनी वेज 1839 वॉज द ईयर इन विच महाराजा रणजीत सिंह अल्टीमेटली डाइड नेचुरली. बट उनके बाद अब हमको दिखाई देगा कि पंजाब पॉलिटिक्स में अगेन मुगल इन्फ्लुएंस आ चुका है. मुगल इन्फ्लुएंस इन द सेंस नाउ कोर्ट पॉलिटिक्स ये पंजाब को लेके डूबने वाला था. जैसे मुगलों के लिए हमने देखा था इंटरनल राइवल फैक्शन विद इन कोर्ट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलैप्स ऑफ द एंटायर मुगल एम्पायर. सिख लैंड में भी यही होने वाला था, जिसके ऊपर अब हम लोगों को बातें जो है वो करनी है. लेट्स मूव इनटू दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट, जिसमें सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट एस्पेक्ट इज द राइज ऑफ खालसा आर्मी. खालसा आर्मी हमेशा से सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रहा है एज फार एज सिख रिलीजन इज कंसर्न. गुरु गोबिंद सिंह जी ने इसको बनाया हुआ था. एंड गुरु गोबिंद सिंह जी के बाद इनके जो लीडर है उन्हीं के अंडर बाय एंड लार्ज पॉलिटिकल पावर रही है. इनफैक्ट महाराजा रणजीत सिंह ने भी अपने गवर्नमेंट को सरकारी खालसा जी डिक्लेयर करके रखा था. एंड इन दैट कैपेसिटी ही वॉज द हेड ऑफ द खालसा. हाउएवर महाराजा रणजीत सिंह के अंडर ऑलमोस्ट 40,000 की स्टैंडिंग आर्मी थी. एंड इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट मनी टू पे दिस पर्टिकुलर सोल्जर, महादारी सेटलमेंट इन्होंने ला के रखी थी कि महादारी के अंडर सोल्जर को मंथली सैलरी देंगे. बट महाराजा रणजीत सिंह के बाद इनके कोर्ट में जो पॉलिटिकल अपहीवलनेस हुआ, जिसकी वजह से खालसा आर्मी स्टार्टेड टू इंटरफियर इनटू कोर्ट इंट्रिग्यूज. आर्मी काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट होता है. हमने सल्तनत एंड मुगल्स में भी देखा है कि आर्मी के ब्लॉक एंड उनके मिलिट्री लीडर, इसमें स्लेव आर्मी हो सकती है या फिर बेसिकली दीवान अर्ज हो सकता है या फिर मीर बख्शी हो सकता है. काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर एंड स्ट्रॉन्ग मिलिट्री ब्लॉक कोर्ट में आपके रहता है. अगर आपको इनको आपने ठीक से हैंडल नहीं किया देन ऑब्वियसली दिस पीपल वर गोइंग टू रिवॉल्ट. एंड हुआ भी वही कि धीरे धीरे करके 1839, 40, 41 में ही हमको लोकल लेवल पे खालसा आर्मी में बगावत दिखनी चालू हुई. बिकॉज विद द कोलैप्स ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद अब लोकल लेवल से जो रेवेन्यू आना चाहिए था लाहौर में वो नहीं आ रहा था. एंड इनको अपनी सैलरी ठीक से नहीं मिलेगी. ऑब्वियसली जब इनको सैलरी नहीं मिलेगी दे विल स्टार्ट इंटरफेयरिंग इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिक्स. एंड इंटरनल अफेयर ऑफ द पॉलिटिक्स इन द सेंस कोर्ट पॉलिटिक्स में इनका इंटरफेरेंस बढ़ा. एंड कोर्ट पॉलिटिक्स में जो अब इनका इंटरफेरेंस बढ़ा, इसकी वजह से लेटर ऑन हर एक जो मिसल के लीडर जिन्होंने रणजीत सिंह की सुजराइनिटी एक्सेप्ट करके रखी थी, और यही मिसल के लीडर अब दरबारी बन के बैठे हुए थे, उन्होंने खालसा आर्मी को अपने साथ लेना चालू कर दिया. एंड खालसा आर्मी को अपने साथ लेके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ रणजीत सिंह एंड हिज फैमिली, नॉट रणजीत सिंह बेसिकली इस फैमिली जो है उनके खिलाफ अब बगावत चालू कर दी. लोकल लेवल पे खालसा आर्मी ने अपने पंचायत भी चालू किए. एंड रोल ऑफ किंग मेकर का जो एक्चुअल गेम जो मुगलों में भी हमने देखा था वो अब खालसा आर्मी ने अपने अंदर चालू कर दिया. एंड इसके लिए वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर वॉज द इनकैपेबल सक्सेसर ऑल्सो. हमको दिखाई देता है कि महाराजा रणजीत सिंह के जाने के बाद नवनिहाल सिंह जो है बेसिकली बिकेम द न्यू किंग. उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर भी रिस्टोर करके रखा था एंड आर्मी को यूटिलाइज भी करके रखा हुआ था. हाउएवर नवनिहाल सिंह डाइड इन एन एक्सीडेंट. उसके ऊपर भी अब अलग अलग वर्जन है कि वो एक्सीडेंट था या फिर कॉन्स्पिरेसी थी, वॉट एवर इट मे बी. बट 1841 आते आते नवनिहाल सिंह हैड डाइड. एंड नवनिहाल सिंह के जाने के बाद एक्चुअल में कोर्ट पॉलिटिक्स काफ़ी अगली लेवल में बढ़ा, जिसमें दो इंपॉर्टेंट राइवल फैक्शन थे, डोगरास एंड सिंधियन वाला.
एंड ये डोगराज एंड सिंधियन वाला के बीच में अब बेसिकली हमको वही रेस दिखाई दी है जो अक्रॉस इंडिया हो रही है कि अब राइवल फैक्शन है, इन्होंने अपने अपने किंग को सपोर्ट करना चालू कर दिया एंड दे डिसाइडेड टू मेक देयर किंग द किंग ऑफ पंजाब। इसमें अल्टीमेटली डोगराज जो है उन्होंने शेर सिंह के सपोर्ट में आए हुए थे। डोगराज ने आर्मी को ब्राइब दे दिया, खालसा आर्मी को, एंड शेर सिंह को अल्टीमेटली पंजाब का महाराजा डिक्लेयर कर दिया। पंजाब का महाराजा डिक्लेयर करने के बाद ऑब्वियसली हम लोगों को दिखाई देता है कि पंजाब के महाराजा के पोजीशन पे शेर शाह एंड आफ्टर डोगरा जो है बेसिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट पोजीशन पे, दैट इज़ वजीर वाले पोजीशन पे डोगरा चीफ जो आके बैठ गया। एंड ऑब्वियसली फिर पूरा कोर्ट डोगरास के अंडर आना चालू हो गया। अब जैसे ही डोगरास के अंडर पूरा कोर्ट आएगा देन इट विल बी हार्मफुल फॉर द अदर मिसल, एंड इनमें स्पेसिफिकली सिंधनवालियाज जिनके साथ इनके मैक्सिमम झगड़े हुआ करते थे। And that's why in one of the internal struggle in September 1843, अजीत सिंह सिंधनवालिया इन्होंने पहले महाराज का ही मर्डर कर दिया एंड उसके साथ साथ जो बेसिकली ध्यान सिंह जो थे, दैट इज डोगरा ध्यान सिंह, इनका भी अल्टीमेटली इन्होंने मर्डर करवा दिया। ऑब्वियसली इसकी वजह से कोर्ट पॉलिटिक्स और ज़्यादा अगली लेवल पे जाना चालू हुआ। एंड ये कोर्ट पॉलिटिक्स जो अगली लेवल पे गया देन उसमें हमको वही दिखाई देता है कि ध्यान सिंह के जो बेटे थे हीरा सिंह, ultimately he again enlisted support of the Khalsa army by increasing their salary. He promised to increase their salary and thereafter इन्होंने सिंधनवालिया सरदार जो है बेसिकली इंक्लूडिंग अजीत सिंह इनका मर्डर करवा दिया। फाइनली 1843 के ही सितंबर में अगेन विद द हेल्प ऑफ द डोगरा किंग ना महाराजा दालीप सिंह वॉज देयर। महाराजा बेसिकली हम लोगों को दिखाई देता है कि दालीप सिंह जो है एट ओनली 5 ईयर ओल्ड थे व्हेन बेसिकली ही असेंडेड द थ्रोन। एंड महाराजा दालीप सिंह के अंडर थ्रोन देके इनकी जो माँ थी दैट इज़ बेसिकली जो फेवरेट क्वीन ऑफ महाराजा रणजीत सिंह दैट इज़ रानी जिंदन, इनको रीजेंट बनाया गया एंड डोगरास के पास वापस से वजीर वाला पोजीशन है हुआ। बट इसमें भी अब अल्टीमेटली प्रॉब्लम हुआ है। अब जो प्रॉब्लम हुआ रानी जिंदन एंड देयर आफ्टर महाराजा दालीप सिंह इनका फैक्शन बन गया। महाराजा दालीप सिंह 5 साल के छोटे बच्चे थे तो ऑब्वियसली उनका माँ के साथ एफिलिएशन होगा ही। एंड रानी जिंदन वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द डोगरा सरदार फ्रॉम द कोर्ट एंड इन दैट कैपेसिटी फाइनली जो कोर्ट कॉन्स्पिरसीज चली उसमें हम लोगों को दिखाई देता है कि लाल सिंह जो है रानी जिंदन का बेसिकली फेवरेट मिलिट्री कमांडर हुआ करता था। आर्मी ने उनको अपने साइड पे कर लिया या फिर उन्होंने आर्मी को अपने साइड में कर लिया एंड देयर आफ्टर तेजा सिंह जो उन्हीं का बंदा था, ये दोनों ने मिलकर लाल सिंह एंड तेजा सिंह जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट ब्लॉक बना एंड सितंबर 1845 आते आते डोगराल जो है उनको कोर्ट से निकाल दिया। लाल सिंह जो है बेसिकली वजीर बन गए एंड ऑब्वियसली फिर तेजा सिंह जो है बेसिकली बिकम द न्यू कमांडर ऑफ द सिख फोर्सेस। एंड यही 1845 में अल्टीमेटली हमको दिखाई देता है कि ब्रिटिशर्स में अब हलचल मचनी चालू हो गई। ये हलचल काफ़ी सिग्निफिकेंट एंगल पे मची हुई हम लोगों को दिखाई देती है। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ब्रिटिशर्स की पॉलिसी वाज नोटेबल पॉलिसी। नोटेबल इन द सेंस ब्रिटिशर्स ने बड़े श्रूड तरीके से पंजाब में जो है बेसिकली अनेक्सेशन करवा के रखा था। सबसे पहला एंड फॉरमोस्ट जो है पंजाब ऑलवेज एक्टेड एज अ बफर स्टेट। हम बफर स्टेट का कंसेप्ट देख चुके हैं कि फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ब्रिटिशर्स अगर हम देखें तो पंजाब अफगानिस्तान एंड सतलज दैट इज इंडिया इसके बीच वाली टेरिटरी थी। एंड महाराजा रणजीत सिंह को ब्रिटिशर्स ने हेल्प क्यों करके रखी थी, सपोर्ट क्यों करके रखा था? बिकॉज स्ट्रॉन्ग किंग इन पंजाब will automatically do what? Obviously control any invasion that is coming from Afghanistan. बट अगर पंजाब का कोर्ट ही अगर पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज में फंसा हुआ है तो पॉलिटिकल इंट्रीग्यूज आर नॉट गुड। अल्टीमेटली इसमें राइवल फैक्शंस बनेंगे एंड ये राइवल फैक्शंस हो सकता है कि अफगान सरदार के साथ साथ रशिया को सपोर्ट करें एंड दिस इज अ सिनेरियो दैट ब्रिटिशर्स नेवर वांटेड टू हैपन। तो एक सिग्निफिकेंट रीज़न रहा है कि 1839 के बाद ब्रिटिशर्स ने ऑटोमेटिकली और आउट ऑफ नोवेयर पंजाब वाले एरिया में अब सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट लेना चालू कर दिया कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन दैट टेरिटरी। कि अगर राइवल फैक्शन डेवलप्ड हो रहे हैं, एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, और हमने देखा हुआ भी कि पहले नौनिहाल सिंह एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली शेर सिंह एंड देयर आफ्टर अल्टीमेटली इवन महाराजा दालीप सिंह, इनके अंडर ऑलमोस्ट वी कैन सी देयर इज अ कंटिन्यूस स्ट्रगल इन बिटवीन डोगरास, सिंधियन वालाज एंड देयर आफ्टर डोगराज एंड अदर मिलिट्री कमांडर। एंड इसी की वजह से ब्रिटिशर्स ने ये एरिया में इंटरेस्ट लेना चालू किया। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ब्रिटिशर्स ने अपना खुद का एंग्लो अफगान वॉरफेयर खेला हुआ था। एंग्लो अफगान वॉरफेयर के ऊपर जो है हम लोग लेटर ऑन पढ़ेंगे। ये एंग्लो अफगान वॉरफेयर 1838 से लेकर रफली 1842 के बीच में हुआ है। इन बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ब्रिटिश सफर्ड अ डिफीट, अ डिजास्ट्रस डिफीट एट द हैंड ऑफ द अफगान। एंड ऑब्वियसली जब आप अफगानियों के हाथ में हारोगे तो आपको लंदन में एक विक्ट्री दिखानी थी, बड़ी वाली विक्ट्री।
ये बड़ी वाली विक्ट्री अल्टीमेटली कहाँ पे होगी? अब इंडिया में कोई भी पॉलिटिकल पावर जो है बची नहीं थी। इट इज़ ओनली वन इंडिपेंडेंट किंगडम, या फिर सबसे सिग्निफिकेंट इंडिपेंडेंट किंगडम इंडिया में जो बचा हुआ था, वो किसका था? देन ऑब्वियसली महाराजा रणजीत सिंह का ही था। एंड इन कैपेसिटी ऑफ दिस टू पर्टिकुलर रीजन ब्रिटिशर्स ने फाइनली 1845 में हमको दिखाई देता है कि एक एडवांस मनूवर करना चालू कर दिया। फाइनली जैसे ही डोगरा चीफ, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा कि डोगरा चीफ का पावर पंजाब की कोर्ट में जैसे ही रिड्यूस हुआ, इट वॉज डोगरा चीफ जिन्होंने अर्लिएस्ट लेवल पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेसिकली हेल्प सॉलिसिटेट करना भी चालू करके रखा था। दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द थर्ड वन, कि डोगरा जो है बेसिकली इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सपोर्ट लेना सॉलिसिटेट कर दिया था, चालू कर दिया था। एंड इसी में अल्टीमेटली फिर ये 1845, यही 1845 के सितंबर में तो डोगरा चीफ की पावर चली गई थी। तो तब जाके ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे ये अफेयर में इंटरफेयर करना जो है चालू करके रखा हुआ था। अगर हम लोग देखें तो ये पर्टिकुलर वॉरफेयर जो है बेसिकली चालू किया था सिख आर्मी ने। इट इज़ नॉट बेसिकली ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन्होंने ये वॉरफेयर चालू करके रखा हुआ था। एंड ये वॉरफेयर चालू करने के पीछे का रीज़न क्या था? तो बेसिकली इंग्लिश आर्मी ने अपने ट्रूप जो है सतलज रिवर के ऊपर मार्च करने चालू कर दिए थे। सतलज रिवर के ऊपर मार्च करने चालू कर दिए थे, मतलब ऑब्वियसली सतलज रिवर के ऊपर पूरा पंजाब है, पंजाब में अपहीवलनेस चल रहा है, तो ब्रिटिश आर्मी वांटेड टू सिक्योर देयर फ्रंटियर। बट जैसे ही आर्म मोबिलाइजेशन अक्रॉस सतलज रिवर दिखा, पंजाब की आर्मी खालसा, इनको लगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इज गोइंग टू अटैक ऑन देम, एंड दैट्स व्हाई इन ऑर्डर टू टैकल दिस पर्टिकुलर मार्चिंग ऑन सतलज रिवर, ब्रिटिश आर्मी के ऊपर लोकल लेवल पे सिख आर्मी ने जो बेसिकली काउंटर अटैक करना चालू किया। एंड दिस बिकम द ट्रिगरिंग रीजन। इसके वजह से सिख आर्मी को जो है बेसिकली दोषी ठहराया गया कि महाराजा रणजीत सिंह के साथ हमने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करके रखी थी, ट्रीटी ऑफ परपेचुअल फ्रेंडशिप, बट वो अब ट्रिगर की है, मतलब किसने तोड़ी हुई है? तो ऑब्वियसली सिख आर्मी ने तोड़ी हुई है। एंड अगर सिख आर्मी इसको तोड़ रही है तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा भाई, हम अब बेसिकली पंजाब के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसके साथ साथ पंजाब के ऊपर ये वाला चार्ज जो वो भी रखा गया था कि बेसिकली पंजाब जो है बेसिकली वहाँ पे क्या हुआ है, अनार्की फैली हुई है। एंड इन दैट कैपेसिटी जो म्यूचुअल वी कैन से जो अब बेसिकली डिसेंशन फैले, डिस्ट्रस्ट फैला, उसके वजह से फर्स्ट एंग्लो सिख वॉरफेयर हुए। एंड फर्स्ट एंग्लो सिख वॉरफेयर में अल्टीमेटली कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इसमें बेसिकली बैटल ऑफ सोबराव हुआ। बैटल ऑफ सोबराव काफ़ी सिग्निफिकेंट बैटल है ये पर्टिकुलर वॉरफेयर का। बट बाय द टाइम पीरियड ऑफ 1845 महाराजा रंजीत वॉज नो लॉन्गर देयर। 12 मिसल्स जो थे इनमें बेसिकली झगड़े भी चालू हो गए थे। इसमें से कुछ कुल दैट इज डोगरास की अगर बात करें, इवन अहलूवालिया की भी अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये सारे के सारे जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर बैनलाद जा चुके थे। जब अहलूवालिया की पावर चली गई एट द हैंड ऑफ डोगरा, दे सॉलिसिटेटेड सपोर्ट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। डोगरास भी ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ जो है चल गए थे। एंड एट द सेम टाइम ब्रिटिशर्स ने तेजा सिंह एंड लाल सिंह के साथ भी कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करके रखा हुआ था। अल्टीमेटली तेजा सिंह एंड लाल सिंह ऑन वन हैंड खालसा आर्मी के साथ उनको इंसाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड उन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ निगोशिएशन भी ओपन अप करके रखे हुए हैं। तो इन दैट कैपेसिटी देयर वर लोकल वॉरफेयर, बट ये सारे ही लोकल वॉरफेयर में खालसा आर्मी इवन दो दे फॉट वैलियंटली अल्टीमेटली दे गॉट डिफीटेड। और इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन माना जाता है कि वजीर एंड thereafter फिर कमांडर इन चीफ दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टैक्ट में थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनके थ्रू सारे ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट जो है पंजाब आर्मी के निकाल के भी रखे हुए थे। फाइनली वॉरफेयर हारने के बाद एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी ऑफ लाहौर 8 मार्च 1846 के ऊपर पंजाब के ऊपर डाली गई। ऑब्वियसली इट इज नथिंग बट ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। इसके सारे प्रोविजन अगर आप देखोगे तो ऑब्वियसली ये सब्सिडरी अलायंस वाले ही प्रोविजन है। एंड ये सब्सिडरी अलायंस वाली ट्रीटी ऑफ फाइनली पंजाब के ऊपर डालने का काम जो है इन्होंने करके रखा हुआ था कि अल्टीमेटली इससे क्या होगा, सबसे पहले तो वॉर इंडेमनिटी 1 करोड़ रुपए की देनी पड़ेगी, कि ऑब्वियसली वॉर इंडेमनिटी वाला प्रोविजन हमने देखा था। इवन एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में इफ़ यू रिमेंबर, टीपू सुल्तान के ऊपर 3 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी लगा के रखी हुई थी, जिसको देने के लिए टीपू ने इलाबोरेट रिफॉर्म इन बिटवीन 1792 से लेके 1796 के बीच में कैरी आउट करने चालू कर दिए थे। बट इन एनी केस ये काफ़ी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। ये 1 करोड़ रुपए की जो वॉर इंडेमनिटी है, इससे ब्रिटिशर्स ने एक तीर में 2 निशाने लगा लिए। पहले तो जो अफगानिस्तान में लॉस हुआ था उनका 1-2 साल पहले, वो भर के निकाला। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है बेसिकली ट्रेजरी, जो बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी की कम हुई थी, अब उसमें बेसिकली पैसे आने चालू हो गए, जिसके वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर जो है उनके प्राइजेस वहाँ पे रेज हुए, दैट इज लंदन में। वैसे ही अल्टीमेटली सतलज के ऊपर वाला एरिया दैट इज नाउ बियास विल बी द साइंटिफिक फ्रंटियर ऑफ इंडिया।
सतलज और बियास के बीच में जो जालंधर डोब है अब ये कंपनी के अंडर रहेगा। एंड ये जालंधर डोब जो है बेसिकली अब कंपनी के अंडर रहने के पीछे का पर्पस क्या था, फर्टाइल लैंड है सतलज बियास का, वहां से एक ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कंपनी एक्सट्रैक्ट कर सकेगी। अब ब्रिटिश रेसिडेंट जो है बेसिकली लाहौर कोर्ट में रहेगा, जिनका नाम था हेनरी लॉरेंस। हमने ये भी देखा था कि रेसिडेंट रखने के पीछे का एक्चुअल पर्पस क्या होता है। नाउ रेसिडेंट विल हार्नेस द राइवल फैक्शन ऑफ द कोर्ट, एंड ये राइवल फैक्शन के थ्रू जो है रेसिडेंट will interfere into the internal politics and Punjab will become subservient. Thereafter सिख आर्मी दैट इज खालसा आर्मी जो है उसका स्ट्रेंथ अब कम किया जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्म फोर्सेज जो है वो प्रोटेक्शन देंगे, किनको देंगे? ऑब्वियसली पंजाब को देंगे। दालिब सिंह ही वॉज बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड एज द ट्रू रूलर, बट सिंस ही वॉज अ माइनर, 5-5.5 साल के थे अभी भी, तो इन दैट कैपेसिटी रानी जिंदन को रीजन बनाया गया, दैट इज रॉयल एजेंट बनाया गया। एंड लाल सिंह जो है उनका वजीर वाला पोजीशन कंटिन्यू रखा गया, सिंस ही हिमसेल्फ हैड हेल्प ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग द वॉरफेयर। एंड अल्टीमेटली एक प्रोविजन ये भी है कि सिख्स वर अनेबल टू पे 1 करोड़ का वॉर इंडेमनिटी, दैट्स वाई फिर सिख लैंड से ये जो है दैट इज जम्मू कश्मीर वाली टेरिटरी निकाल ली गई। एंड गुलाब सिंह वॉज द डोगरा चीफ एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम, इनको अल्टीमेटली ये बेची गई। अल्टीमेटली गुलाब सिंह डोगरा के ही सक्सेसर थे हरी सिंह डोगरा, जिन्होंने 1947 में इंडिया में कश्मीर का अनेक्सेशन करवा के रखा हुआ था। बट ऑब्वियसली कश्मीर डोगरा फैमिली को मिला कहाँ से? उनकी पोजीशन जो 1842 में रिड्यूस हुई थी, उसके बाद से उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अच्छे कॉन्टैक्ट मेंटेन रखे थे। एंड ये कश्मीर वाली टेरिटरी अल्टीमेटली डोगरा किंग ने 75 लाख रुपए के लिए खरीद ली। एंड फाइनली हम लोग को दिखाई देता है कि कश्मीर जो है अब पंजाब से सेपरेट हुआ, डोगरा फैमिली के अंडर गया। अंडर आफ्टर कश्मीर का एक ह्यूज हिस्ट्री रहा है जो कभी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में जाएंगे तो पढ़ेंगे। बट इन एनी केस ये सारा वॉरफेयर काफ़ी सिग्निफिकेंट वॉरफेयर हमको दिखाई देता है कि सेकेंड एंग्लो सिख वॉरफेयर अगर हम लोग देखें तो ये जो सेकेंड एंग्लो सिख वॉरफेयर में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉरफेयर में ब्रिटिशर्स की केयरफुल प्लानिंग हम लोगों को दिखाई देती है। द एक्चुअल रीजन ऑफ द कॉन्क्वेस्ट ऑफ पंजाब ये हमेशा से ब्रिटिशर्स का लॉस्ट प्रेस्टीज ही माना जाता है कि जो अफगानिस्तान वॉरफेयर में उनको लॉस हुआ, अगर वो भर के उनको निकालना है तो ऑब्वियसली फिर पंजाब जैसी टेरिटरी वॉज अ सूथिंग टेरिटरी, कि अल्टीमेटली अफगानिस्तान वॉरफेयर में 20,000 लोग भी इनके मारे गए। एंड मोर देन बेसिकली वी सेंस से 1 करोड़ रुपए का खर्चा जो है ये भी इनको करना पड़ा। वही सारा खर्चा अल्टीमेटली अब पंजाब से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा एंड पंजाब जो है बेसिकली उसको परपेचुअली सबसर्विएंट पोजीशन में रखा जाएगा। इनफैक्ट ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज नथिंग बट अ ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस। एंड यही ट्रीटी के अंडर अब बेसिकली हेनरी लॉरेंस जो बैठे थे, जो जैसे ही कोर्ट में गए तो उनको ये चीज़ अब इलेबोरेटली दिखाई गई कि जो भी सुकरेचिया मिसल के अगेंस्ट वाले लोग हैं ये कोर्ट में अवेलेबल है। एंड अल्टीमेटली अगर हम लोग सुकरेचिया मिसल का पावर कम करें तो ही पंजाब वाला पावर जो है कम हो पाएगा। एंड दैट्स वाई ट्रीटी ऑफ लाहौर के बाद वेरी सुन देयर वाज वन ट्रीटी ऑफ भैरोवाल, कि जो एंटी सुकरेचिया क्लैन वाला फैक्शन बैठा हुआ था कोर्ट में, उन्होंने हेनरी लॉरेंस को कन्विंस कर लिया कि प्रॉब्लम की जो जड़ है वो रानी जिंदन है। रानी जिंदन एंड लाल सिंह के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, तो इफ़ द वजीर एंड क्वीन ये राजा के ऊपर अगर आप बिठाते हो देन ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ गुड प्रोपोजिशन, देयर माइट बी रिवॉल्ट ऑफ द खालसा आर्मी वेरी सून अगेंस्ट यू। हेनरी लॉरेंस को ये बात जमी भी, एंड दैट्स अल्टीमेटली हेनरी लॉरेंस ने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कैलकाटा गवर्नमेंट, इन दोनों के बीच में एक और ट्रीटी करवाई दैट इज ट्रीटी ऑफ भैरोवाल। एंड वाया दिस ट्रीटी ऑफ भैरोवाल रानी जिंदन जो है शी वॉज रिमूव्ड एज अ रीजन। इनको बेसिकली पहले कानपुर वाले एरिया में भेजा गया, वहाँ से कैलकाटा वाले एरिया में भेजा गया। एंड अल्टीमेटली एक काउंसिल ऑफ रीजेंसी बनाई। ये काउंसिल ऑफ रीजेंसी जो उसमें 8 सिख मिलिट्री सरदार रहेंगे। ये बेसिकली कौन है? तो अलग अलग क्लैंस या फिर जो मिसल है उनके चीफ रहेंगे और प्रेसिडेंट रहेगा हेनरी लॉरेंस। सो इट विल बी नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेनरी लॉरेंस टू कैरी आउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटायर पंजाब इन द नेम ऑफ महाराजा दालिब सिंह। दालिब सिंह तो बेचारे अभी भी 5-6 साल के ही थे एंड इन दैट कैपेसिटी वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन से there was total control of the Punjab that British East India Company had already undertaken। इसके ऊपर भी लेटर ऑन देखेंगे कि इसी के वजह से अल्टीमेटली अनेक्सेशन ऑफ पंजाब जो है उसको भी सैक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बोला जाता है, कि ब्रिटिशर्स हैड कैरिड आउट दैट सैक्रेड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो ब्रिटिशर्स को नहीं करना चाहिए।